स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी से ही पॉसिबल है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनती है जब आप स्ट्रॉन्ग की लेवल्स, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे पावरफुल टूल्स का प्रॉपर यूज करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इन एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। साथ ही में हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का प्रैक्टिकल यूज समझेंगे जो आपको मार्केट के हर मूव को डीपली समझने और परफेक्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अगर आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्किल्स को मास्टरी लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्विंग ट्रेडिंग का कुछ बेसिक ओवरव्यू देखते हैं या कुछ बेसिक क्वेश्चंस का जवाब देते हैं जो आपके दिमाग में होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्विंग ट्रेडिंग का मेन गोल क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग का जो गोल है वो है कि हम शॉर्ट से मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं जहां पर भी हमें मौका मिलता है। तो ये एक स्टॉक में हो सकता है, ETF में हो सकता है, किसी फॉरेक्स पेयर में हो सकता है, किसी कमोडिटी में हो सकता है या किसी क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है। और जो स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है या बेसिक ओवरव्यू जो आपको पता होना चाहिए वो है कि होल्डिंग पीरियड हमारा स्विंग ट्रेडिंग में कितना होता है। तो ये फ्यू डेज से लेकर फ्यू वीक्स तक हो सकता है। अब ये फ्यू डेज जो है वो मिनिमम 3 से 5 दिन हो सकते हैं या मैक्सिमम आप 4 से 5 हफ्ते तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे ज्यादा अपनी स्विंग ट्रेड को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए अंटिल आप प्रॉफिट में हो। अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो आप निकल सकते हो। अगर आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी लग रही है तब आप ट्रेल कर सकते हो हाई प्रॉफिट्स के लिए। लेकिन अगर आप किसी रेंज में फंसे हो, आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो आपको अपने कैपिटल को बंद नहीं रखना चाहिए इससे ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए। अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है या बेसिक ओवरव्यू है वो है कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में कौन से टूल्स यूज करने चाहिए अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए, अपनी एनालिसिस में क्या देखना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपको आइडेंटिफाई की लेवल्स करनी है मार्केट की जहां से पर्टिकुलर बाइंग और सेलिंग हुई हो या कोई पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पर जब हम की लेवल्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 90 से 95% लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलत ड्रॉ करते हैं या गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि मिटिगेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और अनमिटिगेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये आप जरूर देखना, इससे आपकी एनालिसिस जो है वो और ज्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज करना होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद प्राइस के ट्रेंड्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स और इन सब को हम कंबाइन करेंगे कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्मार्ट मनी के साथ, जिसमें मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा और लिक्विडिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा और इसके साथ हमारा बेसिक प्राइस एक्शन आता है। तो इससे ज्यादा आपको स्विंग ट्रेडिंग में सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए RSI और मूविंग एवरेजेस काफी है, उससे ज्यादा इंडिकेटर्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आप उससे कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं तो फिर आपको अपनी एनालिसिस से RSI को हटाना होगा या मूविंग एवरेज को हटाना होगा। तो 2 इंडिकेटर से ज्यादा यूज करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही नहीं होता है। खासकर लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वो RSI और MACD को एक साथ यूज कर देते, तो ये दोनों मोमेंटम इंडिकेटर से आप इन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो दोनों जो है वो एक ही चीज बताते हैं, तो आप इन दोनों को कंबाइन में यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें भी हम आगे सीखेंगे। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में कौन से टाइम फ्रेम्स का यूज करना चाहिए एनालिसिस के लिए और एंट्री के लिए। तो देखिए हमारे पास 2 तरह के मार्केट्स होते हैं। एक होते हैं वो मार्केट जो दिन में सिर्फ 6 घंटे ओपन रहते हैं और सैटरडे संडे को बंद रहते हैं। दूसरे होते हैं वो मार्केट जो 24 घंटे ऑन रहते हैं लेकिन सैटरडे संडे को बंद रहते हैं। और तीसरे होते हैं वो मार्केट जो 24/7 ओपन रहते हैं, यानी कि सैटरडे संडे भी ओपन रहते हैं और बाकी दोनों भी ओपन रहते हैं और 24 घंटे ओपन होते हैं। तो 6 घंटे में आपका स्टॉक मार्केट आता है, 24 घंटे वाले मार्केट जो सैटरडे संडे को बंद होते हैं तो इसमें आपका फॉरेक्स का मार्केट आता है और फिर आते हैं वो 24/7 वाले मार्केट, तो इसमें आपका क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट आता है। तो यहाँ पर अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपके जो मेन टाइम फ्रेम्स होंगे वो होगा डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम और इसके बाद 15 मिनट्स टाइम फ्रेम या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो दोनों में से आपको एक यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना है। मैं मोस्ट प्रेफरेबली जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करता हूं। और इसके बाद आता है 24 आवर वाले मार्केट। तो यहाँ पर आपका 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर और 15 मिनट्स या 5 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से टाइम फ्रेम कहाँ यूज करने, तो आप सारे ही टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। तो आप स्टार्ट करोगे 1 डे टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे
और फिर 15 मिनट्स या तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडिंग में छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं जैसे कि 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, यहाँ पर उतनी कोई खास एनालिसिस की नहीं जाती है। यहाँ पर जो मेन एनालिसिस होती है वो इन 3 टाइम फ्रेम्स पे होती है। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आप 5 मिनट्स पे अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको 15 मिनट्स या 5 मिनट्स की उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोवेस्ट टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड नहीं करते, तो आप अपनी एंट्रीज जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाएंगे। तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हमारा मेन फोकस कौन से एरियाज पे होना चाहिए एक चार्ट पे। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपको ट्रेंड स्ट्रेंथ कंसिडर करनी पड़ती है कि कहाँ से ट्रेंड की स्ट्रेंथ आ रही है, कहाँ से प्रोबेबली अब नया सपोर्ट बनने वाला है अप ट्रेंड में, और प्रोबेबली कहाँ पर अब डाउन ट्रेंड का रेजिस्टेंस बनने वाला है, और कहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो वो लेवल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ट्रेंड कहाँ से खतरनाक मोमेंट दे सकता है वो मैं आपको आगे एक एक करके चार्ट पे दिखा दूंगा। तो इसके बाद आता है प्राइस के मोमेंट्स। तो कहाँ पर प्राइस के बड़े मोमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि किसी की लेवल से प्राइस का बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस जो है वो एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है तो यहाँ से बड़ा मोमेंट नीचे की डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद आता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो है ये हमें बताता है कि प्राइस में कितना मूवमेंट आ सकता है, अप साइड, डाउन साइड या एक साइडवेज रेंज में। तो इस चीज को भी हम अपनी स्ट्रैटेजी में कंसिडर करेंगे। तो इन सब चीजों पे जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप स्विंग ट्रेडिंग जो है वो इजीली कर पाओगे। अब हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो हम ये 3 देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि की प्राइस लेवल्स क्या होती है और इनको ड्रा कैसे करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अलबत्ता यहाँ पर मैं हर कॉन्सेप्ट समझाते वक्त मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करूंगा। अब हम देखेंगे कि मार्केट की लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे एक्चुअली ड्रा करते हैं। तो इसके लिए जो हम टाइम फ्रेम्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है 95% ट्रेडर्स ड्रा देम रॉन्ग। और ये सही बात है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते हैं, वो गलत लेवल्स को ड्रा करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूं कि एक रियल ट्रेडर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लाइव जूम क्लासेस 29 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। हर क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर रहेगी और टोटल कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 12 डेज रहेगी, यानी कि आपको टोटल 12 घंटे का कोर्स कंटेंट मिलेगा। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो हर दिन रात को 8:30 बजे रहेगी। और इस कोर्स का जो हमने फीस रखा है वो है 5999। अगर आप कभी भी इस चैनल के मेंबर रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, तो आपके लिए फीस है वो 5000 रहेगी। और सबसे बेस्ट बात, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो आप कभी भी देख सकते हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन से लेकर की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और परफेक्ट एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजीज। ये कोर्स सीखने के बाद चाहे आप फिर स्विंग ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में करो, स्टॉक मार्केट में करो, क्रिप्टो में या कमोडिटी में, तो हर जगह आप कर सकते हैं और आप बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ये कोर्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो रजिस्टर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैसेज कीजिए, फिर हम क्लास में मिलते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई नॉर्मल लाइनर्स नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट वो लेवल होगी जहां पर जब प्राइस आएगा तो वो ऊपर जाता है। अब वो किस तरीके से ऊपर जा सकता है, 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि सीधे ही ऊपर जाएगा जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया। दूसरा तरीका होता है कि प्राइस नीचे आता है, लिक्विडिटी लेता है, फिर ऊपर जाता है। और तीसरा तरीका होता है प्राइस नीचे आया फिर हायर लो बनाकर ऊपर जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेंड पे भी डिपेंड करते हैं जो हम अभी आगे सीखेंगे, और रेजिस्टेंस में इसका अपोजिट होगा। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर हम की लेवल्स को ड्रा करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है और ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। तो ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करने के बाद जो अभी मेरे पास लोवेस्ट पॉइंट है मैं इसको मार्क करूंगा, और दूसरा जो पॉइंट अभी है वो मैं ये ड्रा करूंगा। तो यहाँ से अब देखो मेन लेवल्स पर गलत कहाँ पर ट्रेडर करता है। देखो जैसे कि यहाँ पर हमें टच दिख रहे हैं बहुत सारे, तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इसको लिया और ये इसको ड्रा कर दिया और वो समझते हैं कि ये अब हमारे पास एक लेवल है। अब यहाँ पर खुद कॉन्सेप्ट देखो, मार्केट यहाँ पर ऊपर आया, इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट की, फिर ऊपर गया, इस सपोर्ट पे लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर चला गया, यानी कि ये सपोर्ट अभी वैलिड है। लेकिन उसके बाद जब प्राइस नीचे आया, इस सपोर्ट पे ठहरा, उसके बाद थोड़ा नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, लेकिन उसके बाद सीधा ही इसका ब्रेकडाउन हो गया।
और मार्केट जो है वो इस लेवल के नीचे काफी टाइम तक रहा। तो अब ये मतलब है कि ये जो सपोर्ट यहाँ पर बना है, अब ये सपोर्ट मार्केट में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो इस सपोर्ट को यहाँ पर ड्रा नहीं किया जा सकता। तो इसको हम कहते हैं कि ये सपोर्ट ऑलरेडी मिटिगेट हुआ है, इसकी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। तो हम सिर्फ वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करते हैं जो अनमिटिगेटेड होती है, जहां पर अभी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, उनको तोड़ा नहीं गया है अभी। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो और एक लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि वैलिड नहीं है, कि वो है ये वाला सपोर्ट। हम इसको नॉर्मली मार्क करते क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, फिर सपोर्ट बना के फिर से ये ऊपर गया था टॉप तक, फिर अगली बार प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस रुका, प्राइस ने इसको तोड़ दिया। अब देखो प्राइस ने इसको तोड़ दिया, प्राइस बहुत समय तक जो है वो नीचे रहा, यानी कि इस लेवल की भी लिक्विडिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब ये लेवल जो है वो मार्केट में वैलिड नहीं है, आप इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप नहीं मान सकते। अब देखो अगर मैं इसी को स्ट्रेच करूंगा तो ये हमारी इस लेवल के साथ यहाँ पर मैच खा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आगे वाली को ही स्ट्रेच कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारा अभी हाईएस्ट पॉइंट है, ये कोई रेजिस्टेंस है नहीं अभी, बस मैं हाई को मार्क कर रहा हूँ जहां पर अभी मार्केट गया है। तो ये वाली लेवल जो है वो अनमिटिगेटेड है, लेकिन अभी जो लेवल मैंने ड्रॉ की थी यहाँ पर, तो ये मिटिगेट हो चुकी है, तो ये वैलिड नहीं रहेगी। और जो अब मार्केट में हम लेवल्स ड्रॉ करने वाले हैं, देखो यहाँ पर एक आप देख सकते थे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस टाइप बनाया है, ठीक है, तो इसको मैं आगे स्ट्रेच करता, लेकिन आप देखो इसको भी मार्केट ने जो है वो खत्म कर दिया है, इसकी लिक्विडिटी खत्म होगी, तो ये लेवल वैलिड नहीं है। अब देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आप में से क्या ड्रा करते, आप देखो पहले आप ये सपोर्ट को यहाँ पर ड्रा करते, फिर उसके बाद आपके लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता, और उसके बाद आप यहाँ पर इस सपोर्ट को मार्क करते। अब देखो चार्ट पे बहुत गंद मच जाती है, और इनमें से जो मोस्ट ऑफ द लेवल्स है वो वैलिड भी नहीं है, तो इनको मैं हटा देता हूँ। अब रियल लेवल्स पे आते हैं। अब देखो आगे मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया जो कि अभी अनमिटिगेटेड है। इसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो मैं इस लेवल को यहाँ पर स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि ये एक लेवल है मार्केट की जहां पर मार्केट की रेस्पेक्ट हुई है। अब देखो और एक बात, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसने बनाया था। अब रेजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस नीचे आया और सीधे ही इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो ये वैलिड अब नहीं रहा। अब आप कहोगे कि सर जब ये वैलिड नहीं बन रहे तो हमें ट्रेड कहाँ करना है। अब देखो इसमें ट्रेंड का कॉन्सेप्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस ऊपर गया तो ये इनकम्प्लीट स्विंग है, तो इसकी स्विंग कंप्लीट कब होती है, जब ये रिट्रेसमेंट करके नीचे आता है और नीचे सपोर्ट बनाता है अप ट्रेंड में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट बनाया, और जब सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है तो कंफर्म होता है कि ये इस पिछले हाई का ब्रेकआउट दे देगा। ये कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, बस एक हाई होता है जिसका हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS हम इसको कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। क्या यहाँ पर बाई करना वैलिड होता है, तो रिटेल कॉन्सेप्ट्स में सब बाई करते हैं, लेकिन एडवांस ट्रेडर के लिहाज से आप यहाँ पर बाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी प्राइस सीधे ही ऊपर गया है, तो ये स्विंग अभी आधी है। तो ये स्विंग कंप्लीट कब होगी, जब ये ऊपर से फिर नीचे आएगी और दूसरा सपोर्ट बनाएगी। वो सपोर्ट कहाँ बनता है, वो इस सपोर्ट से ऊपर किसी भी जगह सपोर्ट बन सकता है। जैसे कि आप देखो प्राइस ऊपर आया फिर नीचे बना, तो पहला सपोर्ट, फिर यहाँ पर सपोर्ट। अब जो और एक सपोर्ट है वो इस लेवल के ऊपर बनना चाहिए, या इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, फिर जो है वो प्राइस यहाँ पर फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर अभी कोई सपोर्ट बना नहीं है यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस फ्यूचर में टूट सकता है क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है। ये बस हम हाई को मार्क कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड में सपोर्ट बहुत ज्यादा वैलिड और लॉजिकल होता है, तो जहां पर भी सपोर्ट बन रहा है वहां पर बाय करो, और वही लेवल्स को आपको ड्रा करना है जो यहाँ पर अनमिटिगेटेड होती है। तो अनमिटिगेटेड लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। इसके बाद अगर मैं मार्केट में और एक लेवल मार्क करूं तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनती है, तो इसको मैं यहाँ पर लाता हूं, तो ये भी अभी अनमिटिगेटेड है, तो ये एक मेन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सिंपली एक स्विंग का हाई है जहां से अब ये प्राइसेस नीचे आए हैं और अब ये सपोर्ट बना के फिर से ऊपर जाएगा स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स में। अलबत्ता ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, फिर प्राइस नीचे आएगा, सपोर्ट बनाएगा, फिर से इसको तोड़ देगा क्योंकि ट्रेंड मेन चीज होती है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर अभी मेन आपको ड्रा क्या करना है, वही लेवल जो अनमिटिगेटेड होती है, जैसे कि ये लेवल भी अनमिटिगेटेड है, लेकिन हम इतना दूर ड्रा नहीं करेंगे। अब देखो निफ्टी को यहाँ पर पहुंचना है तो अभी बहुत टाइम है, तो इतना दूर एनालिसिस करके कोई फायदा
नहीं होता है। और सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लेवल है जो अभी अनमिटिगेटेड है, यहाँ पर बस लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फिर ये प्राइस ऊपर गया, तो इतना नीचे भी निफ्टी अभी नहीं जा सकता, तो इतना दूर एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है एज ए स्विंग ट्रेडर। तो मेन चीज यहाँ पर आप ध्यान दो कि हम वही लेवल्स को ड्रा करेंगे जो अभी अनमिटिगेटेड है और मार्केट में मोस्ट वैलिड है। तो क्योंकि ये एनालिसिस मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे की है, तो इसको मैं अलग कलर साइन करूंगा। तो इन लेवल्स का कलर जो है वो मैं रेड रखूंगा, ताकि जब भी मैं देखूं तो मुझे जल्दी से समझ आ जाए कि ये जो लेवल है ये मैंने 1 आवर से ड्रा की है। तो इसके बाद अब हम अपनी एनालिसिस जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम रूल रहेगा, यहाँ पर रूल जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि अगर आप नॉर्मली ड्रा करते तो आपके लिए ये एक सपोर्ट होता, तो अब ये सपोर्ट नहीं है, और जब सपोर्ट टूटता है तो वो वीक लेवल होती है। देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई लेवल टूटी यानी कि ये लेवल वीक है, अब यहाँ से आपको नहीं समझना है कि यहाँ पर रीटेस्ट होना चाहिए फिर गिर जाएगा प्राइस क्योंकि ये लेवल स्ट्रांग है, नहीं, ये लेवल वीक है, तो वीक लेवल के रीटेस्ट का वेट नहीं किया जा सकता है। और रीटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये रिटेल का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट हमारा रिश्तेदार नहीं है कि ये फिर से रीटेस्ट करने आ जाएगा और आपको बोलेगा अब आ जाओ आप और अब एंट्री करो, तो ऐसी बात नहीं होती है। तो ये रिटेल कॉन्सेप्ट्स है, तो इन कॉन्सेप्ट से आपने आज तक बहुत बार ट्रेड किया होगा, तो ये वैलिड कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। अब 4 आवर पे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर अभी कोई ऐसी लेवल है नहीं कि जो मैं ड्रा कर सकता हूँ। ये लेवल ऑलरेडी हमने मार्क की है यहाँ पर, और ये लेवल भी मार्क किया गया है सपोर्ट, और ये लेवल भी। अब देखो इस लेवल को अभी हम मार्क नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी प्राइस जो है वो गिर रहा है। हाँ, इसको हम टेम्परेरी लो मान सकते हैं, लेकिन जब तक ना यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ आ जाए तब तक सपोर्ट की फॉर्मेशन नीचे नहीं हो सकती। गिरते हुए मार्केट में आपको कभी भी लाइनर्स या सपोर्ट नीचे ड्रा नहीं करना है, और सिमिलरली जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कभी भी रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना चाहिए, तो वो टेम्परेरी हाईज या लोज होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अभी हमें कोई लाइन नहीं मिली है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई लाइन मिलती तो इसी लाइन को मैं अभी यहाँ पर टेम्परेरी ड्रा करता हूँ। तो इसका कलर जो है वो आप ब्लैक रखोगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लाइन 4 आवर की लाइन है और ये लाइनें जो है वो 1 डे की लाइन है। इस वाली लाइन को मैं हटाता हूँ और इसके बाद हम आएंगे 1 आवर पे। तो 1 आवर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यही लाइन ड्रा हो सकती थी और यहाँ पर और कोई लाइन जो है वो अभी हम ड्रा नहीं कर सकते। जैसे कि ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं है, अगर आप इस पे ड्रा करते, ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और फिर इसने दोबारा यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, तो इस लेवल को मार्क नहीं किया जा सकता। सिमिलरली ये इसका यहाँ पर आप अगर मानते इसको एक सपोर्ट, तो ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये टूट चुका है फिर, और यहाँ पर इसने फिर सपोर्ट बनाया है। तो मेन लेवल जो है अभी तक हमारे पास यही है। 1 आवर पे अगर आपको कोई लाइन मिलती तो उसका कलर जो है वो आप ब्लू रखते ताकि आपको समझ आ जाता कि ये लाइन जो है वो 1 आवर की लाइन है। तो अभी आप देखिए फॉर एग्जांपल एज ए स्विंग ट्रेडर अगर मेरी यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बन रही है, और मैं आपको वो सिखाऊंगा कि कैसे बाई सेल किया जाता है, क्योंकि अभी मैं बस लेवल्स ड्रा करना सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अभी आप कंटिन्यूअसली देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि फिर बाई और सेल कैसे करते हैं। अब देखो अगर यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनेगी तो मेरे पास इतनी स्पेस है बाइंग के लिए, सेल करूंगा तो इतनी स्पेस है सेलिंग के लिए, तो अच्छी खासी जगह मुझे मिल रही है बाइंग और सेलिंग के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मली ड्रा करते हो तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट रहता है। आप कहते हो कि सर अगर ये टूट गया तो नीचे ही अवेलेबल है सपोर्ट, अगर आपने यहाँ से बाय किया तो आप कहते हो कि यहाँ पर सर रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। आपको मेजरली प्राइसेस को घूमने के लिए जगह देनी होती है। मेजर लेवल जो है जो अनमिटिगेटेड है सिर्फ उन्हें आप ड्रा करें तो आपकी एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी और आपको मार्केट में बड़े टारगेट्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। और इसके बाद आपको 5 मिनट्स पे ड्रा करने की जरूरत नहीं है। आप लोअर टाइम फ्रेम्स में बस अपनी एंट्री बना सकते हैं जब आपको कोई स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये तो था निफ्टी 50 जो कि स्टॉक मार्केट में आता है, जो कि सिर्फ 6 घंटे ऑन रहता है। अब हम उन मार्केट्स में भी ड्रॉ करेंगे जो 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनमें से किसी भी जगह आते हैं। तो चलो इसमें आते हैं USD/CHF। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा कि सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स अनमिटिगेटेड होंगी तो उन्हीं को हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट था पिछला सपोर्ट। तो आप देखो जब सपोर्ट पे प्राइस आया, सपोर्ट पे प्राइस ने होल्ड किया। ये जो हल्का आप देख रहे हैं कि नीचे आया, इसको ब्रेकआउट समझने की कभी भी गलती नहीं करना। ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा आने वाले वीडियोज में वो क्या होता है, या ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप वहां पर समझ सकते हैं। तो ये जो है ये अनमिटिगेटेड है और मोस्ट वैलिड लेवल है। यहाँ से एक सेलिंग आ गई थी और इसको हम इस वक्त ड्रा करते, लेकिन ये तो सीधे ही स्वीप हो गया।
तो अब ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं है क्योंकि ये 1 डे है, तो इसका कलर मैं अभी रेड कर देता हूँ। और सिमिलरली मेरे पास अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस है ऊपर, और इसके बाद अगर मैं और एक लाइन मार्क करूं, आप देखो प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, तो क्योंकि आप ट्रेंड में सपोर्ट बना है और क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो आपको ट्रेंड के भी कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। और सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट की लाइन है, और ये इसका पहले हाई था, अब ये हाई जो है वो ब्रेक हुआ है। यहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए, हाई बनाया, फिर एक सपोर्ट बनाया, तो सपोर्ट पे बाइंग वैलिड होती है एक अप ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो वो कंसेप्ट भी मैं आपको साथ साथ आगे सिखाता जाऊंगा। अब देखो इसके बाद ये सीधे ऊपर गया, सीधे ऊपर गया और ब्रेकआउट दे दिया इस रेजिस्टेंस का। क्या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे लेना सही होगा? तो सिंपल सी बात है, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है, ये कंप्लीट स्विंग नहीं है। इसके बाद प्राइस नीचे आना चाहिए, प्राइस नीचे आ जाएगा। जब प्राइस नीचे आ जाएगा फिर उसके बाद सपोर्ट यहाँ पर बनाएगा और मुझे कोई स्ट्रक्चर दिखाएगा, तो यहाँ पर हम फिर सपोर्ट पे बाई करते हैं। तो आपने सुना होगा वो एक कोटेशन की बाई एट लोज। इसका मतलब होता है जब अप ट्रेंड होगा तो आपको लोज पे, लो मतलब कि आपको सपोर्ट बनने पे बाई करना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो आपको अपने चार्ट पे जो है वो गंद नहीं मचानी है, सिंपली अपने चार्ट को रहने देना है, जो लेवल्स वैलिड है उनको रखना है। देखो ये मैंने यहाँ पर एज ए टेम्पररी रेजिस्टेंस रखा है, ये कोई रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस आपको कंटिन्यूअसली ब्रेक होता हुआ दिखेगा। अब ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो इस पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है पहले, फिर मार्केट नीचे आ सकता है, सपोर्ट बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से जो मार्केट है वो वर्क करता है। तो अभी यहाँ पर और कोई लेवल जो है वो ड्रा करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर एक ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं इस जगह पे। अब देखो हर लेवल के ड्रा होने पे हमने यहाँ पर इसके लिए अच्छी खासी जगह रखी है, बाइंग के लिए भी सेलिंग के लिए भी, ताकि आप जो है वो छोटे टारगेट्स बुक ना करो। अगर आप छोटे छोटे 1000 ट्रेड भी करोगे तो उसमें आप सिर्फ ब्रोकरेज दोगे, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक बड़ा ट्रेड जो है वो अकाउंट को दुगना त्रिगुना करने के लिए काफी होता है। और 4 आवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टाइप जो है वो हमें दिख रहा है, जिसके अभी आसपास प्राइसेस है। तो इसका ब्रेकआउट जो है वो डायरेक्टली आप नहीं ले सकते, आपको वेट करना होगा जब तक ना ये और एक सपोर्ट बनाए। हालांकि यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है जो कि 4 आवर का सपोर्ट है, तो इसको मैं मार्क करता हूँ। तो ये 4 आवर का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको फिर से एक और सपोर्ट बनने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही और एक सपोर्ट बनेगा आप इस छोटे सपोर्ट को यहाँ से हटा सकते हो। तो इसका कलर जो है मैं ब्लैक रख देता हूँ, और यहाँ पर कुछ ड्रा करने लायक अभी है नहीं। तो इसके बाद सीधे अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस था पहले। तो रेजिस्टेंस पे क्या हुआ था, प्राइसेस जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर दोबारा नीचे आए, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट बना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ सपोर्ट बना या यहाँ सपोर्ट बना, दोनों जगह बाई करना वैलिड है, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है और ये बार बार जो है वो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ तोड़ेगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएगा, फिर नीचे आना चाहिए, सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 1 आवर पे ये ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है। क्या इसको हम एज अ रीटेस्ट पे यहाँ लेंगे? तो आंसर है नहीं। तो इसको कहाँ अब लिया जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर ये इसके नीचे भी आता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा, यानी कि 1-2 ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो सपोर्ट बना के यहाँ से आप बाइंग के ट्रेड्स देख सकते हो। तो ये रीटेस्ट के कॉन्सेप्ट्स, ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट्स, वो सारे रिटेल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन पे ट्रेड करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस चार्ट को छोटा करके देखें तो आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बाइंग करूंगा तो मेरे पास यहाँ तक की जगह है, यहाँ पर सेलिंग करूंगा तो मेरे पास यहाँ तक की जगह है। तो सिंपल सी बात है, आपको जगह मिल रही है और आप बड़े ट्रेड्स इस कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हो, इन लेवल्स के साथ कर सकते हो। एक बार लेवल अगर मिटिगेट हो गई तो दोबारा उसको ड्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते। अब हम देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन है और इसको कैसे ड्रा किया जाता है। तो इसको ड्रा करने के लिए सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पर 1, 2 और तीसरे सेक्शन में आना है, और यहाँ पर लिखा है फिब रिट्रेसमेंट, आपको इसको सिलेक्ट करना है। फिर इसको ड्रॉ करने के लिए जो आपका पिछला सपोर्ट होगा, जैसे कि मेरे केस में ये है, इसको यहाँ से एक्सटेंड करना है, जो आपकी टॉप की लेवल होगी एग्जैक्टली यहाँ तक। तो जब आप इसको नॉर्मली ड्रा करोगे तो आपके पास कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से ये यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आपको पहले इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। उसके लिए आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन को आपको हटा देना है, आपको नहीं चाहिए ये। और उसके बाद यहाँ पर 0 लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये वाली लेवल इसको हटा देंगे स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस के लिए। इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको भी रखेंगे, इसको हटा देंगे, और बाकी जो भी नीचे है इन सबको हम हटा देंगे। और नीचे आपको आना है, यहाँ पर लेवल्स के सामने वैल्यूज लिखा होगा, आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है। लेबल्स को आपको लेफ्ट से
राइट की तरफ शिफ्ट करना है ताकि आपको इस तरीके से दिखे, और प्राइसेस को यहाँ पर क्लोज करना है ताकि सिर्फ आपको परसेंटेज टर्म्स दिखे, और बाकी आप इसी तरीके से रख सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर आप लेवल्स की थिकनेस जो है वो लेवल 2 पर रख सकते हैं या आप लेवल 3 पर रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको ओके करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा हुआ है। तो फिबोनाची की इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली लेवल है 38.2% लेवल। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मेन मकसद है जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो आपको सीधे बाई नहीं करना है, आपको सपोर्ट बनने का वेट करना है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें दिखाता है कि ये सपोर्ट कहां पर बन सकता है। तो मेनली यहाँ पर पहली लेवल होती है कि ये 38% लेवल के आसपास बन रहा है। दूसरा हो सकता है अगर यहाँ पर ना बने तो 50% लेवल के आसपास बन जाएगा, और सबसे लास्ट आता है 61.8% लेवल। फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर सपोर्ट बना या यहाँ पर सपोर्ट बना, तो आपके टारगेट्स भी जो है वो वेरी करते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि रिट्रेसमेंट जो है वो 38.2% लेवल से हो रही है, तब आपका जो टारगेट होता है वो 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया और इसने सपोर्ट बना दिया 38.2% लेवल पे, तो यहाँ पर जो आपका टारगेट होगा वो 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट होता है। तो रिट्रेसमेंट क्या होगा, जो ये टॉप से नीचे तक यहाँ तक आया है तो ये रिट्रेसमेंट है। तो एक तो ऊपर की तरफ इतना आपका एक टारगेट हो गया, और फिर आपको इसी लेंथ को स्ट्रेच करना है तकरीबन यहाँ तक, तो ये दुगना टारगेट हो जाएगा। मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू में भी दिखा दूंगा। इसके बाद आता है अगर 50% लेवल से रिट्रेसमेंट हो रही है तो आपका टारगेट जो है वो 1.5 टाइम्स लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट होता है। और सबसे लास्ट बार कि अगर 61.8% यानी कि गोल्डन जोन से रिट्रेसमेंट होती है तो आपका जो टारगेट होता है वो 1.25% टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अब हम इसको एक्चुअल चार्ट पर देखते हैं। तो जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं कि मैंने इस सपोर्ट से इसको एक्सटेंड किया इस टॉप तक, तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रही थी वो है 61.8% यानी कि गोल्डन जोन से। तो यहाँ पर मेरी लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट इस टॉप पॉइंट से लेकर इस बॉटम पॉइंट तक है। तो मेरा जो टारगेट होगा एक तो यहाँ तक होगा यानी कि 1 टाइम्स, और इसका 0.25 जो कि तकरीबन इतना होगा, वो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। तो आपका जो मेन टारगेट होता है यहाँ पर वो यहाँ पर होता, जो कि यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो बुक हुआ है। तो इसके लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो। और दूसरी बात होती है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे एक्चुअली लगाना कहाँ पर है। देखो अगर प्राइसेस सीधे ही ऊपर जा रहे हैं तो इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं होगा। जब प्राइसेस मुझे रिट्रेसमेंट दिखा रहे हैं यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप इस रिट्रेसमेंट को लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, इसके बॉटम से इसके टॉप तक इसको स्ट्रेच किया और आगे की तरफ मैं इसको बढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि ये प्राइस इस लेवल को टच करके फिर ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स टारगेट के लिए। दूसरा होता है कि ये 50% लेवल तक आएगा और 1.5 टाइम्स जो है मुझे टारगेट दे देगा। और तीसरा होता है कि इस गोल्डन जोन तक आ सकता है, फिर यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाते हैं। अगर इसके नीचे आया है तो हम समझेंगे कि ट्रेड जो है वो रिवर्स हो रहा है, फिर हम ऊपर रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे और फिर हम सेलिंग के ट्रेड्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये वर्क करता है। तो अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बेसिक इंट्रो इसका दे रहे हैं। इसके बाद इसको अगर मैं हटाकर देखूं तो फिर से आप देख सकते हैं कि ऊपर तक आया है, तो मैं इस पॉइंट से इस टॉप तक इसको स्ट्रेच करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे आए और इस 61.8% लेवल को नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप बाई नहीं कर सकते, आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए। तो डबल कंफर्मेशन इन केसेस में कैसे लिया जाता है कि प्राइस फिर अगर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और एक सपोर्ट बनाएगा, तब आप बाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशन बन रही थी इस लेवल के आसपास, इसके बाद प्राइस फिर ऊपर गया, फिर इसी सपोर्ट के आसपास आया, तो यहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशन बन रही थी। लेकिन यहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशन जो है वो वैलिड नहीं थी। तो इस हिसाब से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इंडिकेटर्स की रियलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चार्ट पे 2 इंडिकेटर्स लगाता हूं जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले है RSI और इसके बाद जो मुझे सही लगता है वो है बॉलिंजर बैंड्स। तो ये 2 इंडिकेटर्स जो है ये बिल्कुल काम करते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। तो इनकी कॉम्बिनेशन भी सही है, क्योंकि एक जो है वो वोलेटिलिटी इंडिकेटर है और जो दूसरा है वो मोमेंटम इंडिकेटर है। यानी कि RSI मोमेंटम इंडिकेटर है और जो बॉलिंजर बैंड्स है ये है वोलेटिलिटी इंडिकेटर। और मार्केट में हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन, मोमेंटम
और वोलेटिलिटी। डायरेक्शन आप ट्रेंड से पता लगा सकते हो और मोमेंटम आप आरएसआई से पता लगा सकते हो और वोलेटिलिटी आपको बॉलिंजर बैंड से पता चल जाएगी। तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन सही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको सिग्नल्स मिलेंगे वो लेट सिग्नल्स होंगे एज कंपेयर टू प्राइस एक्शन, और यहाँ पर आपके 10 में से 4 ट्रेड सही होंगे और 6 ट्रेड गलत होंगे। यानी कि अगर आपको इंडिकेटर ट्रेडिंग से सही बनना है, जहां कि मैं कह रहा हूं कि 6 गलत होंगे और 4 जो है वो सही हो जाएंगे। 6 क्यों गलत होते हैं? क्योंकि ये लेट एंट्रीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस बड़े बन जाते हैं, और क्योंकि हम उतना बड़ा स्टॉप लॉस तो रखते नहीं है, इसलिए 6 ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस चले जाते हैं। और अगर आपको प्रॉफिटेबल यहाँ पर बनना है तो कम से कम आपको काम करना पड़ेगा 1:3 रिवॉर्ड रेशियो के साथ, यानी कि आप 1 पॉइंट गवा रहे हो स्टॉप लॉस में और 3 पॉइंट कमा रहे हो। इसका मतलब है अगर आपके 4 ट्रेड सही हो गए तो आपको 12 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपके 6 ट्रेड गलत हो गए तो आपको 6 पॉइंट लॉस जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास फिर भी 6 पॉइंट बचेंगे। यानी कि अगर आप इंडिकेटर से ट्रेड करते हो तो सिंपल सी बात है, आपको 1:3 वाले ट्रेड्स करने हैं, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे, वरना आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकोगे चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। इसलिए यहाँ पर प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद आ जाता है दूसरा इंडिकेटर जो कि है MACD, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और यहाँ पर RSI की कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो यहाँ पर RSI इंडिकेटर है ये है मोमेंटम इंडिकेटर, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं MACD इंडिकेटर ये भी है मोमेंटम इंडिकेटर। लेकिन दोनों में फर्क यही है कि RSI आपको जल्दी सिग्नल देगा और मोस्टली एक्यूरेट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो MACD है ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है और RSI के कंपैरिजन में थोड़ा लैग करता है, और इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, यानी कि ये भी मोमेंटम इंडिकेटर और ये भी मोमेंटम इंडिकेटर, तो आपके ट्रेड्स गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक ही बात दिखाते हैं। तो आपको दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, या तो आप RSI यूज कर सकते हो या तो आप MACD यूज कर सकते हो। तो दोनों को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये टिप आप हमेशा याद रखना। कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपको MACD जो है वो अर्ली सिग्नल्स दिखा दे, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। दोनों को कॉम्बिनेशन में ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। या तो आप RSI को बॉलिंजर बैंड के साथ ट्रेड करो, या तो आप MACD को बॉलिंजर बैंड के साथ ट्रेड करो, लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन में ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद और एक इंडिकेटर आता है जो कि है ADX। तो ADX जो है ये आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो इसको भी RSI के साथ यूज करना सही रहेगा। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन आता है और आपको मोमेंटम या ट्रेंड के कॉन्सेप्ट सही है तो आपको ये इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लैगिंग इंडिकेटर है। ADX जो है ये RSI के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लैग करता है। दोनों जो है वो कोऑर्डिनेशन में सही काम नहीं करते, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप ADX के बदले प्राइस एक्शन के जरिए ट्रेंड्स को पढ़े, या आप मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। लेकिन ADX जो है इस कॉम्बिनेशन में यूज करना सही नहीं रहेगा। और सिमिलर केस रहेगा आपके MACD के साथ, वहां पर भी आप ADX को यूज इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन आप ADX को यूज कर सकते हो तब जब बिल्कुल आप एक बिगिनर हो और आपको ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें लॉस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपको ये चीजें सीखनी है, नहीं देखा है आपने इनके वीडियोस, तो हमारी चैनल पे ADX, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, पिवोट पॉइंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, VWAP, सुपर ट्रेंड, सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है। मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया है कैलकुलेशन के साथ, तो आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। फिर भी वहां पर मैं बताता हूँ कि इंडिकेटर जो है वो लैग करते हैं। तो अब बारी आती है लीडिंग इंडिकेटर, जो कि मार्केट का लीडिंग इंडिकेटर है वो है पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट जो है, हालांकि ये लीडिंग इंडिकेटर है, लेकिन इसकी भी कुछ सेटिंग्स होती है जो मैंने आपको वीडियो में समझाई है, तो आप वो सेटिंग्स रख सकते हैं, फिर आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से एक कॉन्सेप्ट होगा जो अभी मैं आपको सिखा रहा था कि लाइन्स को ड्रा कैसे करते हैं, कैसे मार्केट की इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रा किया जाता है। अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको पिवट पॉइंट की भी कोई जरूरत नहीं है। मेन इंडिकेटर आप लाइफ लॉन्ग के लिए अगर आप फिर भी कोई यूज करना चाहते हैं तो मेरी जो सजेशन होगी वो RSI होगी, और इसके साथ साथ आप बॉलिंजर बैंड्स यूज कर सकते हो। तो रही मूविंग एवरेज की बात, तो मूविंग एवरेज के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आपके लेवल्स के कॉन्सेप्ट जो है वो सही हो गए, यानी कि आपने सीख लिया कि मार्केट में रियल लेवल्स ड्रा कैसे करते हैं, तो ना तो आपको ADX की जरूरत है, ना तो आपको पिवट पॉइंट की जरूरत है, और ना ही आपको मूविंग एवरेजेस की जरूरत है, ना ही सुपर ट्रेंड की जरूरत है, और फिबोनाची की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिबोनाची की फिर भी जो है जरूरत कभी कभी
पड़ती है। तो यहाँ पर यही सजेशन रहेगी कि आप प्राइस एक्शन सीख लो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो। उसके साथ अगर आप फिर भी इंडिकेटर यूज करना चाहते हो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए, तो आरएसआई और बॉलिंजर बैंड की कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। इस पे ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम लास्ट पे दो चीजें एक साथ सीखेंगे, वो होगा प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए और दूसरा होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जो कि हम स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको फिर से बता दूं, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में और कमोडिटीज में, आपके हाई प्रॉफिट्स होने के चांसेस होते हैं। स्टॉक मार्केट में क्योंकि आपको उतना ज्यादा लेवरेज नहीं मिलता है और आपको ज्यादा कैपिटल लगता है, तो वहां पर आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और जो अभी में हम स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत स्टॉक्स एज वेल एज कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी सब पे एक ही तरीके से वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है और इन चीजों को आप कंबाइन करोगे इंडिकेटर्स के साथ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ और सबसे खतरनाक चीज इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ। अगर आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार सीख ली तो आपकी जो ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाता हूं कि प्राइस ऊपर गए, नीचे आया, प्राइस ऊपर गए, नीचे आया, प्राइस ऊपर गए, नीचे आया, फिर प्राइस जो है वो अभी यहां पर है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है, इतना मार्केट में बन चुका है और इसको हमें कैसे रीड करना है। देखो अप ट्रेंड में सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ पर मैं आपके नोट्स की लिख भी देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि इन अप ट्रेंड सपोर्ट इज मोर पावरफुल देन रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि अगर अप ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस मिलता भी है तो वो उतना ज्यादा कुछ खास वर्क नहीं करेगा, वो दो चीजों के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका ब्रेकआउट हो गया तो आपको बाई नहीं करना है, सिंपल सी बात है। वो लिक्विडिटी ऊपर से लेता है, फिर नीचे आकर सपोर्ट बनाता है, ये उसका प्राइमरी काम होता है। और दूसरा काम होता है कि वो एक टेम्पररी लेवल होती है, फिर प्राइस नीचे आता है हल्का सा और यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस जो है वो ऊपर जाता है। आप इन सेलर्स को परफॉर्म कर सकते हो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, लेकिन 1 आवर, 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये हरकत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको छोटे ट्रेडर्स यहाँ पर सेलिंग के मिल सकते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाया, इसका जो पहला सपोर्ट था वो यहाँ पर बना है और इसका जो हाई बना था वो यहाँ पर था। देखो ये रेजिस्टेंस नहीं होता, मैं सिंपल सी बात फिर से कहूंगा। जब आपको दिखे कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता रहेगा, इसको नीचे आना है सपोर्ट बनाने के लिए। और जैसे ही ये सपोर्ट बनाएगा आपको हाई मार्क करना है, तो ये हाई कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन नीचे जो आप सपोर्ट मार्क करेंगे तो ये वैलिड सपोर्ट होता है। जैसे ये आपको 1-2 ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी तो यहाँ पर नीचे आप बाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है इस लेवल का, तो यहाँ पर सिंपली आपको करना है कि आपको समझना ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ऊपर बाई करने की गलती नहीं करना। अब देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, तो अगर मैं इसको अलग निकाल दूं तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है, तो ऊपर जा रहा है प्राइस, तो सीधे ही ऊपर नहीं जाता रहेगा, इसको नीचे आना है सपोर्ट बनाने के लिए। तो ये क्या काम करता है, फिर नीचे आता है सपोर्ट बनाने के लिए। ये सपोर्ट ये कहीं भी बना सकता है इस लेवल के ऊपर। तो इस केस की बात करें तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस ऊपर गया है तो यहाँ पर हुआ है BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद प्राइस ऊपर गया है तो यहाँ पर और एक हाई लगा, तो हाई को मैं मार्क कर देता हूं। अब जैसे ही ये हाई बना, प्राइस नीचे आ रहा है, तो मैं सपोर्ट बनने का वेट करूंगा और यहाँ पर किसी जगह सपोर्ट पे बाई कर लूंगा। अब देखो यहाँ पर ये गलती कभी भी नहीं करना कि इस लेवल को आप एक्सटेंड करोगे, जो यहाँ पर मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लेवल बनाई, फिर आप सोचोगे सर प्राइस यहाँ पर आएगा और यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ये ऑलरेडी वीक लेवल थी। तो वीक लेवल से बाइंग या सेलिंग के ट्रेड करना सही नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है तो दोबारा यहाँ पर इसने और एक सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट बनाने के बाद आप यहाँ पर एक हल्की सी किसी जगह लाइन मार्क कर सकते हो जहां पर आपको उस प्राइस ऊपर जाते हुए दिखे। एक रेड कैंडल के ऊपर प्राइसेस क्लोज हो रहे हैं, वहां पर आपकी एंट्री बन सकती है। तो अब आपको पता है जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये इस लेवल का ब्रेकआउट तो देगा ही देगा। तो सिंपल सी बात आपको करनी है कि इस लेवल के ऊपर आपको अपना टारगेट बुक करना है। अब यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हो रहा है इसका, तो क्या आप बाय करोगे? नहीं। क्या इस लेवल पे ये रीटेस्ट करने आ जाएगा? नहीं। अगर आएगा भी तो हम बाय नहीं करेंगे। तो हमें वेट किस चीज का करना है कि आगे मैं आ रहा हूं, देख रहा हूं कि प्राइस जा रहा है ऊपर, फिर जब ये फिर से सपोर्ट बनाएगा
तो सपोर्ट पे मैं फिर से बाई कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट जो है ये वर्क करते हैं। अब इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर लिक्विडिटी ग्रैब होता है, तो वो भी मैं अभी आपको थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ। तो आप फिर से मान लो कि एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बना है। तो अभी मैं इसकी स्ट्रॉन्ग लेवल्स को मार्क करता हूँ। ये एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है। रेजिस्टेंस ये मार्क करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिसरेस्पेक्ट हो चुका है, ये मार्क करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिसरेस्पेक्ट हो चुका है। जब तक टूटेगा नहीं तब तक आप इसको एज ए हाई मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर बाइंग की कोशिश नहीं करनी है ब्रेकआउट पे। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ है, अब देखो प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट बनाया, प्राइस ने फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया, यानी कि अभी भी प्राइस जो है वो स्ट्रेंथ में है और बाइंग दिखा रहे हैं। तो उसके बाद प्राइसेस नीचे आए, नया सपोर्ट ना बनाकर ये पिछले सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है। तो ये क्या करता है, 3 तरीके से सपोर्ट काम करता है। देखो अगर ये सपोर्ट की लाइन है, इस पे प्राइस आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि ये सपोर्ट को तोड़ देगा और यहाँ पर लोग फिर सेल करते, तो उनको ट्रैप करने के लिए फिर ये ऊपर जाता है। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। और उसके बाद तीसरा तरीका होता है कि प्राइस यहाँ पर रुक रहा है फिर ऊपर गया, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आ रही है तो आप हायर लो बनने का वेट कर सकते हो। और सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन जो है वो है प्राइस जब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर ऊपर जा रहा है और इसके क्रॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी एंट्रीज नहीं बन रही है अभी, और फिर नीचे आके हायर लो बना रहा है और फिर इसको क्रॉस कर रहा है। तो आप देखिए लो हायर लो, क्योंकि लोज जो है वो अप ट्रेंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपकी फिर से एंट्री बनेगी, और यहाँ पर जब आपकी एंट्री बनेगी, अब आपका क्वेश्चन होगा कि टारगेट कहां तक होगा। देखो अप ट्रेंड में क्योंकि ब्रेक अप स्ट्रक्चर होता रहता है, यानी कि हाई पॉइंट्स टूटते रहते हैं, तो अभी मेरे पास जो हाई पॉइंट है वो ये पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट के ब्रेकआउट के ऊपर मैं अपना टारगेट यहाँ पर बुक कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, आपके प्रॉफिटेबल बनने के हाई चांसेस रहेंगे। तो इसी चीज को हम जो है वो किसी पेयर पे अभी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। और डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट होगा, तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे इन स्ट्रक्चर्स पे पूरा, जो कि पूरा ही स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड होगा। तो तब तक के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई अभी तक क्वेश्चन होगा या कुछ आपको पूछना होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, तो वहां पर भी आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फिर से मैं एक रिमाइंडर देता हूं कि अगर आप हमारा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी क्लास 29 दिसंबर से शुरू होने वाली है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं USDCHF, जिसमें हमने ऑलरेडी जो है वो लाइन्स को मार्क करके रखा है। तो मैं लाइन्स को हटा देता हूं और फिर से मार्क करता हूं, जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है 1 डे टाइम फ्रेम पे, और इसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है, और इसके बाद प्राइसेस ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, क्योंकि दोस्तों बार बार टूट रहा है। अब देखो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है, और उसके बाद प्राइसेस जो है वो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना रहे हैं, और इस सपोर्ट के आसपास लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। अब देखो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, जो कि अभी मैं आपको सिखा रहा था। तो यहाँ पर आप देखना कि हमारी मल्टीपल एंट्रीज किस तरीके से बनती है। तो इसी चार्ट को मैं अब देखूंगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो नीचे से आप देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कैसे करना होता है। देखो जैसे कि यहाँ पर एक मुझे रेंज बन रही थी जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थी। अब नीचे सपोर्ट बनने के बाद मैं डायरेक्टली बाई नहीं कर सकता, यहाँ पर कि ब्रेकआउट हो गया तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोई वैलिड रूल है नहीं। तो उसके बाद देखो प्राइस जब ऊपर गया तो अब मैं सपोर्ट बनने का वेट करूंगा। नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अब देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल है, इसके ऊपर मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी बाइंग की पोजीशन जो है वो बन रही है। तो इस बाइंग पोजीशन को मैं मार्क कर देता हूँ कि इसके ऊपर मेरी बाइंग पोजीशन है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और रही मेरे टारगेट की बात, मुझे पता है कि ये हाई जो है वो टूट जाएगा जो प्रीवियस हाई है, तो इसके ऊपर जो है 1:3 के लिए हम जा सकते हैं। तो एक ट्रेड ये रहा हमारा। फिर आप आगे देख सकते हो कि क्योंकि अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है तो मैं बार बार सपोर्ट बनने का वेट करूंगा। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद मुझे पता है मैं बाई नहीं कर सकता, ऊपर मैं फिर से नीचे आने का वेट करूंगा, और यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर हल्का फुल्का ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो नीचे ही लेकिन सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड और एक एंटर कर सकते हैं, जहां पर मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये हाई था, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर मैं अपना टारगेट जो है वो बुक कर सकता हूँ 1:2 या 1:3। इसके बाद आप आगे फिर से देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया, नीचे सपोर्ट बनाया, लेकिन ये प्राइस जो है वो इसी के आसपास रहा, इसी के आसपास रहा, कोई क्लियर सपोर्ट बना के नीचे नहीं आया, ना ही कोई क्लियर रिट्रेसमेंट दी। तो यहाँ पर हमें अगर मुझे लेना पड़ता तो ब्रेकआउट पे लेना पड़ता, जो कि मैं लेता नहीं हूँ, तो इस ट्रेड को मैं अवॉइड यहाँ पर करता। हालांकि ये ऊपर गया है,
लेकिन मैं इसको पर्सनली अवॉइड करता। तो यहाँ पर फिर जो है वो एक सपोर्ट बन चुका है जो कि यहाँ पर मैंने बनाया है अभी। तो इसके अगर हम आगे देखें तो फिर प्राइसेस ऊपर गए नीचे आए, तो यहीं पर जो है ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखा रहे थे और उसके बाद ये हाई पॉइंट लगाया। ये हाई पॉइंट लगाने के बाद प्राइसेस दोबारा इसी पे आए। देखो मुझे बाई तो अभी करना नहीं है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद जो देखो आप प्राइसेस नीचे आ गए और सपोर्ट पे आ गए, जो सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ था। तो मैंने अभी आपको 3 तरीके समझाए, उसमें से ये क्या हो रहा है कि डायरेक्टली प्राइसेस पे आया अब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली बाई नहीं करना होता, मैं देखो छोटी छोटी लाइनें मार्क कर रहा हूँ, जैसे कि ये इसके ऊपर जाएगा तब मैं बाई करूंगा। तो यहाँ पर आपकी बाइंग की पोजीशन जो है वो बन रही थी, सिंपल सी बात है। और आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे रहता और आपका टारगेट जो है वो 1:3 रहता। और अगर वो समझना है तो आपको पता है कि इस हाई का ब्रेकआउट होने वाला है, तो इसको ऊपर में अपना टारगेट जो है वो रख सकता हूँ। अब इसके आगे क्या हुआ है, फिर से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मैं सपोर्ट बनने का वेट करता, जो कि सपोर्ट यहाँ पर बना है। तो सपोर्ट बना है तो मैं क्या देखूंगा, अब किसी हल्की लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए नीचे ही, जो कि यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है तो इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं अपनी बाइंग पोजीशन बना सकता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस रहा और मेरा टारगेट इसके ऊपर रहेगा और 1:2 तक या 1:3 तक मैं जा सकता हूँ। फिर उसके बाद देखो प्राइसेस फिर ऊपर आए और यहाँ पर क्लियर एक सपोर्ट नहीं बनाया। ये एक कंसोलिडेशन टाइप है, हालांकि सपोर्ट बनाया है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर अगर मुझे लेना भी होता तो ब्रेकआउट के ऊपर लेना होता है। तो इसलिए मैं इस चीज को अवॉइड करता। हालांकि प्राइस ऊपर गया लेकिन रूल तो रूल होता है। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक हाई लगाया, रेजिस्टेंस नहीं होता, ये बस सिंपल हाई है। उसके बाद प्राइस नीचे आया तो सपोर्ट के आसपास आया तो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर ले लेता। अगर यहाँ पर कंफर्मेशन ना आए तो आप देखो यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन हो रही है। तो ये तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर हम बाई करेंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस रहा और मुझे पता है कि ये इसको ऊपर जो है वो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है वो हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला है। फिर उसके बाद आप देखो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस फिर से नीचे आ गया सपोर्ट पे। अब ये सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे नहीं। प्राइस फिर से ऊपर आया, प्राइस फिर से नीचे आया, देखो यहाँ पर बराबर प्राइस आया है। देखो ब्रेकआउट में मुझे यहाँ पर बाई करना होता अगर मैं लेता भी कि ये लाइन ब्रेक हो रही है, लेकिन हुई नहीं। फिर उसके बाद ये बराबर आ गई डबल बॉटम बनाकर। तो डबल बॉटम मैंने आपको कहीं नहीं सिखाया कि अगर डबल बॉटम बन रहा है तो सपोर्ट पे ट्रेड करना है, नहीं। तो यहाँ पर मैं वेट करता। तो उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसको तोड़ दिया। अब देखो सपोर्ट को तोड़ रहा है, दैट डजंट मीन कि सेलिंग करनी है। मैंने अभी भी आपको कहा ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन पे सेल नहीं करना है या बाई नहीं करना है। तो उसके बाद प्राइस नीचे आया, सपोर्ट तोड़ दिया, दैट डजंट मीन कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। अभी भी नीचे सपोर्ट है, फिर से प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। अब ब्रेकआउट नहीं दिया तो मैं नहीं ले सकता। फिर उसके बाद नीचे आया, अब देखो लो हायर लो। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट दे देता तो यहाँ पर मेरी पोजीशन जो है वो बन जाती और ये रहा मेरा बाइंग की पोजीशन, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। और मुझे पता है कि ये इस हाई को तोड़ देगा अब, जो कि इसका टॉप का हाई है। तो इस टॉप के हाई के ऊपर मैं अपना ट्रेड यहाँ पर देख सकता हूँ। हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, बस सिंपल बना रहे हैं। अब देखो जब ये प्राइस ऊपर आया है, यहाँ पर भी इसने एक सपोर्ट बनाया, लेकिन मैं इस सपोर्ट को मार्क नहीं करता क्योंकि अभी तक जो है ये हाई था, तो ये हाई टूटा नहीं है, ये हाई यहाँ पर टूटा है। तो ये हाई टूटने के बाद मैं सपोर्ट बनने का वेट करता। तो सिंपल सी बात है, प्राइस नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट बनाया और यहाँ पर मैं हल्की लाइन मार्क कर देता और यहाँ पर भी जो हमारी बाइंग पोजिशन है ये बन जाती, ये रही। और मुझे पता है कि ये हाई टूट जाता और यहाँ तक कहीं हमारा टारगेट यहाँ पर बन जाता। और ये वो ट्रेड है जो हमने कल परफॉर्म किया है इन ही सिंपल स्ट्रक्चर्स के बेस पे। अब देखो अब यहाँ पर इस हाई का ब्रेकआउट हुआ है, अब ये ऊपर गया है। फिर से अगर बाइंग होगी तो क्या होगा, प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, कहीं सपोर्ट बनाएगा तो सपोर्ट से फिर से बाई किया जाएगा। तो सिंपल स्ट्रक्चर बनने का वेट करना है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना है और फिर आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। अब देखो कितने सारे ट्रेड्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और सातों के साथ जो आप देख सकते हो वो बहुत बड़े ट्रेड हुए हैं। 1:3 1:4 वाले ट्रेड्स हमने यहाँ पर परफॉर्म किए हैं इन सिंपल स्ट्रक्चर उसको देखकर। तो ये चीज जो है वो आप 1 आवर 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, फिर आप जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर के साथ अपने बड़े ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मोमेंटम, वोलेटिलिटी, इंपॉर्टेंट लेवल, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एक्शन सबको कंबाइन करके दे दिया है आपको। तो अब आप इस वीडियो को 5-6 बार देख सकते हैं और इन्हीं सिंपल स्ट्रैटेजीज के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपने लिए ट्रेड
कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। तो वंस अगेन ये एक रिमाइंडर है कि हम अपनी क्लासेस जो है वो स्विंग ट्रेडिंग की चालू कर रहे हैं, जहां पर आप इससे बड़े ट्रेड्स को ग्रैब करना सीखोगे और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को सीखोगे। तो उन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी सीट्स लिमिटेड होती है, तो आप जल्दी मैसेज करें और अपना स्लॉट जो है वो बुक करें। और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट होगा, और जो आपको सीखने को मिलेगा वो आपको किसी और जगह सीखने को नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर रियल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, रियल ट्रेड्स की बात करते हैं, और आप इसकी एक्यूरेसी भी फिर खुद देख सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।